अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले हम डाल्टन एटम के बारे में पढ़ चुके हैं। डाल्टन ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पेश किया था, उसके लिए जो थ्योरी पेश किया गया था वो हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे। तो रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट पर काम किया था, और ये इसलिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उसके अरेंजमेंट को वो मालूम कर सके। सो इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्med an experiment in order to know the arrangement of electron and proton in an atom। कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है एटम में वो किस तरह है, वो कहाँ पर है। इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और इसी एक्सपेरिमेंट को डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कहलाते हैं। ये क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पे कहलाते हैं। और ये हुआ इसलिए था कि ताकि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो अरेंजमेंट है वो मालूम करें। तो एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? इसमें नंबर फर्स्ट है अल्फा पार्टिकल सोर्स, जो कि पोलोनियम मेटल को इस्तेमाल किया गया था, यानी अल्फा पार्टिकल सोर्स। ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, इससे रेडिएशन निकलती है। दूसरा है लेड कंटेनर, तीसरा है गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल के जो थिकनेस था वो 0.0004 सेंटीमीटर। इसी तरह एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन इस्तेमाल हुआ है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन इसलिए इस्तेमाल हुआ है जो कि जिंक सल्फाइड से बना है, ताकि वो जो रेडिएशन फॉइल से पास हो जाते हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं इस ज़ेड स्क्रीन पर या फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर। तो उन्होंने ये चीज़ें इस्तेमाल की थी। अब किस तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक लेड कंटेनर लिया था, ये लेड कंटेनर है, उसके अंदर जो है अल्फा पार्टिकल सोर्स रखा गया था। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल उन्होंने बम्बार्डमेंट उसकी की थी गोल्ड फॉइल पर, तो वो 20,000 यानी तादाद में वो 20,000 अल्फा पार्टिकल उन्होंने बम्बार्डमेंट उसकी की थी। इसी तरह ये गोल्ड फॉइल जो है यहाँ पर इसके सामने रखा गया था, और गोल्ड फॉइल जो है ये इसके जो थिकनेस है वो 0.004 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो मोटाई है वो इतना है। अब उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल जो है उससे पास की, तो अल्फा पार्टिकल कुछ डायरेक्टली निकल गए, यानी फॉइल से विदाउट चेंज इन डायरेक्शन वो डायरेक्टली निकल गए, और वो तादाद में थे 19,990। इतने पार्टिकल जो है वो फॉइल से डायरेक्टली निकल गई विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। कुछ की डायरेक्शन में चेंजेस आ गई, यानी रिफ्लेक्टेड जो थे वो 8 पार्टिकल्स थे, यानी 8 पार्टिकल ऐसे थे जो कि रिफ्लेक्ट हो गई विद स्मॉलर एंगल। इसी तरह दो जो थे 2 पार्टिकल वो बाउंस बैक हो गई, यानी रिफ्लेक्ट हो गई अपने ओरिजिनल पाथ पर, और वो तादाद में 2 थी, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ पर रिफ्लेक्ट हो गई, यानी वापस अल्फा पार्टिकल सोर्स की तरफ आ गई। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद यानी अल्फा पार्टिकल सोर्स इस्तेमाल हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डायरेक्टली निकल गई, स्ट्रेट अवे निकल गई, और यहाँ पर जो है डिटेक्ट हो गई ज़ेड स्क्रीन पर। कुछ जो थे वो स्मॉलर एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई, यानी उसके तादाद जो है वो 8 है, और कुछ जो थे वो बाउंस बैक हो गई, यानी वापस अपने ओरिजिनल रास्ते पर आ गई अल्फा पार्टिकल पोलोनियम की तरफ या अल्फा पार्टिकल सोर्स की तरफ। अब इसके बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। रिजल्ट क्या कंक्लूजन? सो आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूड दैट नंबर फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के अंदर जो है एक पॉजिटिव सेंटर है, चार्ज सेंटर है, उसको न्यूक्लियस कहलाता है। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और हमें
हमें पता है कि न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन है। तो दोनों चार्ज यानी जो गोल्ड फॉइल में जो एटम की न्यूक्लियस है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों चार्ज हमें पता है कि जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो एटम है गोल्ड फॉइल के, तो उसमें जो न्यूक्लियस है उनके साथ ये अल्फा पार्टिकल्स टकरा गए और वापस अपने रास्ते पर जो है वो बैक बाउंस हो गए। ये किस वजह से? क्योंकि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो एक ये था, इसी वजह से उन्होंने कहा कि एटम में एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर भी है, यानी रदरफोर्ड ने कहा, और उसको न्यूक्लियस कहलाता है। अब न्यूक्लियस करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। इसी तरह सेकंड कंक्लूजन ये था, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी, यानी एटम के अंदर बहुत सी जगह जो है वो खाली है। ये किस वजह से? उन्होंने कहा जब उन्होंने ये बम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल के तो गोल्ड फॉइल से कुछ पार्टिकल्स जो थे, यानी यहाँ पर 19,990 इतने पार्टिकल जो थे वो डायरेक्टली निकल गई, स्ट्रेट अवे निकल गई, उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आया, बाउंस बैक भी नहीं हुई, स्मॉलर एंगल से डिफ्लेक्ट भी नहीं हुई, बल्कि डायरेक्टली वो पास हो गई। इसी वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है बहुत सी जगह एटम में खाली है। अगर फॉर एग्जाम्पल खाली में होता तो ये रेज जो है ये भी बाउंस बैक हो जाती या स्मॉलर एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाती। थर्ड वन उन्होंने कहा एटम इज जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम। एटम जो है हमारे सोलर सिस्टम की तरह है। सोलर सिस्टम जो है प्लैनेट्स और सन पर मुश्तमिल है। सन जो है उसमें एक सेंट्रल किरदार अदा करता है और बाकी प्लैनेट्स जो है इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। So as electron revolving around the nucleus just like planet revolving in the sun, इलेक्ट्रॉन इसी तरह घूमता रहता है न्यूक्लियस से, जिस तरह हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो ये कंक्लूजन था। अब मेन पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? तो मैं इसको मिटा दूंगा यहाँ पर क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेन पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सो मेन पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये है कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। इट कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर मुश्तमिल है और वो पॉजिटिव चार्ज सेंटर उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर ये एटम का स्ट्रक्चर है तो ये न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन सेकंड वन जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड जस्ट लाइक द प्लैनेट अराउंड द सन। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत हाई स्पीड से घूमते रहते हैं, जस्ट लाइक दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये ऐसे घूमते रहते हैं जैसे कि प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसी वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहलाते हैं। थर्ड वन है for revolving of electron would require centripetal force. This force provided by the attraction of electron and proton. यानी इलेक्ट्रॉन की घूमने के लिए एक फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है और वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमें पता है कि दो अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से इस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अराइज करता है और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसी तरह अगर आप देखिए फोर्थ वन, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज एम्प्टी इनसाइड द एटम। यानी जो न्यूक्लियस के साइज है वो एटम के टोटल साइज ऑफ एटम की बनिस्बत बहुत छोटा है, बहुत कम है, और इनसाइड ऑफ द एटम जो है बहुत सी जगह वो खाली है।
जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ये टोटल एटम है आपके पास, ये टोटल एटम है और इसकी ये टोटल साइज है, तो न्यूक्लियस के इस अंदर होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब देखिए ये फॉर एग्जांपल टोटल साइज है, तो ये न्यूक्लियस के साइज है, ये टोटल साइज से बहुत छोटा है। और एक पॉइंट की वजह से रदरफोर्ड ने ये कहा था कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज एम्प्टी इनसाइड द एटम। ये किस वजह से उन्होंने कहा था, कंक्लूजन में मैंने जिक्र किया है इसके, ये इसी वजह से कहा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डायरेक्टली वो पास हो गई थी एटम से, यानी उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आया। इसी वजह से रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम में बहुत ज़्यादा जगह जो है वो खाली है। इस तरह फिफ्थ पॉइंट है, एटम इज न्यूट्रल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी एटम जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, न पॉजिटिव चार्ज है न नेगेटिव चार्ज है। ये किस वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होगा। यानी जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में और एक प्रोटॉन है, तो उससे नेट चार्ज जो है वो जीरो आएगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज एटम के ऊपर जीरो आएगा। इस तरह न्यूक्लियस इज रिस्पांसिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम। दिस इज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में कहता है कि न्यूक्लियस जो है वो एटम के मास और एनर्जी के लिए रिस्पांसिबल है। ये किस वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के बनिस्बत वो बहुत भारी होते हैं, हेवियर होते हैं। इसी वजह से न्यूक्लियस जो है वो रिस्पांसिबल है, किस लिए, मास के लिए। इस तरह एनर्जी के लिए रिस्पांसिबल है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन है वो स्टैटिक रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूमते रहते हैं। ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस। सो थैंक यू, उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गया होगा।